हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी आईटी बेस्ड क्लासेस में हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारा टॉपिक चल रहा है। प्रीवियस की क्लासेस में मैंने आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई थी, जैसे कि मशीन लेवल असेंबली एंड हायर लेवल लैंग्वेजेस बताया था। आज की क्लास में भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें इनके बारे में डिटेल्स लेना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेजेस। जैसे कि अभी सबसे पहले हमारा आएगा सोर्स कोड डेफिनेशन। सोर्स कोड क्या होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने HTML पे प्रोग्रामिंग करी थी, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग करी थी वो आपने किसी न किसी एडिटर पे करी थी, जैसे कि नोटपैड हो गया है ना, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, या इसी तरह और भी ड्रीम व्यूअर्स हो गए, है ना। तो इन सभी पे आपने क्या करी थी, अपनी प्रोग्रामिंग लिखी थी, है ना, आपने अपना कोड लिखे थे। तो जो आपने किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पे अपने कोड्स लिखे थे, तो वो कौन से कोड थे, आपके सोर्स कोड, है ना। एक मैं ओवरव्यू समझा देती हूँ आज की क्लास का, ठीक है। तो जो आपने किसी एडिटर पे आपने जो कोड्स लिखे थे, है ना, जो प्रोग्राम लिखा था, वो क्या कहलाएगा, आपका सोर्स कोड। और जो मशीन अंडरस्टेबल कोड कन्वर्ट होगा, है ना, मशीन जिस भाषा में समझ सकेगा, वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ठीक है, दो डिफरेंसेस है, सिंपल से मैंने शॉर्ट में समझा दिया। इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है, जो कि आप किसी भी एडिटर का यूज़ करते हुए आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं ना, वो क्या है, आपका सोर्स कोड है ना। और जो आपकी जो आप प्रोग्राम लिख देते हो, उसके बाद मशीन, कंप्यूटर डिवाइस या कोई सा भी, जैसे कि मान लीजिए आपका कैलकुलेटर ही हो गया, है ना, तो वो जिस भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करके मशीन के अंडरस्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज आपकी कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सोर्स कोड की डेफिनेशन। सोर्स कोड ऑल्सो रेफर टू एज सोर्स कोड, सोर्स और कोड, ठीक है। सोर्स कोड आपका सोर्स भी कहलाया जाता है, कभी कभार कोड भी कहलाता है ना। इज द वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज ओरिजिनली रिटर्न एग्जाम्पल टाइप्ड इनटू अ कंप्यूटर बाय अ ह्यूमन इन प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक ह्यूमन जो प्लेन टेक्स्ट में लिखता है ना, अपने फॉर एग्जांपल किसी भी एडिटर का यूज़ करते हुए ना, वो ही क्या कहलाता है, आपका सोर्स कोड कहलाता है। यानी किसी भी प्रोग्राम के लिए जो आप किसी भी एडिटर का यूज़ करते हुए उसे टाइप करते हैं, उसे लिखते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका सोर्स कोड कहलाएगा। एग्जाम्पल ह्यूमन रीडेबल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी ह्यूमन के समझने वाले, एक इंसान के समझने वाले अल्फा न्यूमेरिक्स जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सोर्स कोड कहलाते हैं। आपने देखा होगा, आपने HTML की प्रोग्रामिंग करी होगी, तो जो भी आप लिख रहे थे वो आपको समझ में आ रहा था, ठीक है। जैसे कि आपने मान लीजिए पैराग्राफ भी लिया था, तो पैराग्राफ्स के टैग्स लिखे थे, है ना, तो जो भी थे, फॉर एग्जाम्पल ही दिया मैंने पैराग्राफ का, है ना, तो जो आपको समझ में आ रहा था वो क्या कहला रहा था, आपका सोर्स कोड कहला रहा था। उसे केवल आप समझ सकते थे, कंप्यूटर तो अपनी मशीनरी लैंग्वेज को समझता है, वो तो इनको समझता है नहीं, है ना। तो ये केवल क्या होता है, सोर्स कोड जो केवल एक ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी केवल ह्यूमन समझ सकता है, वो वाला आपका सोर्स कोड कहलाता है। जो वो अपनी जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश हो गई, उसमें लिखता है, वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसे। सोर्स कोड कैन बी रिटर्न इन एनी ऑफ द 100 of programming languages that have been developed। ठीक है, जो आपका सोर्स कोड होता है ना, वो बहुत से सैकड़ों प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा जा सकता है, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, डेवलप किया जा सकता है ना। सोर्स कोड बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, जैसे आपकी C हो गई, पाइथन हो गई, या जो भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप सोर्स कोड लिख सकते हैं, और जिसे बाद में हम प्रोग्राम के लिए क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज आर C++, कोबोल, फोर्टैन, जावा, पर्ल, PHP एटसेट्रा। ये सारी क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हम अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, सोर्स कोड को लिख सकते हैं, और उनके थ्रू हमारे प्रोग्राम्स जो भी हम बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर मैनी प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग सोर्स कोड इन द डिजायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
यानी कि बहुत सारे ऐसे क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें प्रॉपर है ना सोर्स कोड लिखने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आप बनाना चाहते हैं प्रोग्राम वो आपको इजी वे में आप क्या बना सकते हो, उन्हें डेवलप कर सकते हो और उनका यूज़ कर सकते हो। बहुत से ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें आप सोर्स कोड को लिख सकते हो और उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो जो भी आप चाहते हो, है ना। तो सिंपल सा ही है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम के बारे में लिख रहे हैं ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, वो क्या कहला रहा है, आपका सोर्स कोड कहला रहा है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर राइटिंग दिस सोर्स कोड इज सेव्ड इन अ सिंगल फाइल और मोर कॉमनली इन मल्टीपल फाइल्स। जब आप कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं, अपना सोर्स कोड लिख लेते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं सेव कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने HTML का हमारा प्रोग्राम बनाया था जब, तब हमने उसे सेव करा था, है ना। तो इसी तरह आप किसी भी जो भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना होगा, सबसे पहले आपको तो अपनी फाइल सेव करनी पड़ेगी किसी भी एक प्रोग्राम में या किसी भी दूसरे प्रोग्राम में, ठीक है, ताकि आप उस प्रोग्राम को सेव करने के बाद आपका जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट आप चाहते हैं वो उसे पा सके, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, अपना प्रोग्राम सोर्स कोड को सेव करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। Very often it is the case that source code intended for use on one platform can be written on another platform. बहुत बार कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेटफॉर्म्स का आप एक प्लेटफॉर्म पर बना के, है ना, किसी एक प्लेटफॉर्म पे बनाकर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एडिटर का यूज़ करते हुए, जैसे कि नोटपैड का यूज़ करते हुए आपने प्रोग्राम बना लिए, तो आप उसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी उस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम पे बना, आप एडिटर पे और आपका आउटपुट आप किस पे देख रहे हैं, गूगल क्रोम पे देख रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए आप अपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके थ्रू। ये तो केवल मैंने एक एग्जांपल दिया था, बट जब आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सोर्स कोड क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनका किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर किस तरह रन करके आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड डेफिनेशन। अभी तक हमने सोर्स कोड पढ़ा, सोर्स कोड समझ में आ ही गया आपको कि क्या था, ठीक है। तो अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये होती है मशीन के अंडरस्टैंडेबल वाली लैंग्वेज होती है ना, वो हमारी ऑब्जेक्ट कोड कहलाती है, ठीक है। सिंपल सा, तो अभी समझ में, आप देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेस सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो भी आपका सोर्स कोड होता है ना, उसको जो भी आपका कंपाइलर होता है उसे प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है। आपने अपना सोर्स कोड लिखा, अब आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा यूनिट है जो कि कंपाइलर कहलाता है, जो कि क्या कर रहा है, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, कंपाइलर क्या कर रहा है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है और फिर जो आउटपुट दे रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड ही कहलाएगा, ठीक है। कंपाइलर का वैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में मेरी थ्योरी में बता दिया है मैंने, और बाकी इसकी नेक्स्ट क्लास में आपको कंपाइलर की और भी डिटेल मिल जाएगी। बाकी अभी आपको समझ में आ ही गया कि सोर्स कोड को चेंज कौन कर रहा है, प्रोसेस कौन करवा रहा है, कंपाइलर करवा रहा है, ताकि वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट देखते हैं। सोर्स कोड इज द वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एज इट इज ओरिजिनली रिटन, फॉर एग्जाम्पल टाइप्ड इनटू अ कंप्यूटर बाय अ ह्यूमन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, अभी जैसे कि हमने बात करा कि क्या होता है, जो भी एक ह्यूमन अपनी लैंग्वेज में लिखता है ना, वही आपका सोर्स कोड कहलाता है। तो ओरिजिनली क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट कोड है वो सोर्स कोड से ही बनता है। जो भी आप सोर्स कोड में लिखते हो उस पर डिपेंडेंसी रहती है किस पे, आपकी ऑब्जेक्ट कोड भी, जो भी आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड बनेगा।
तब ही आप अपने प्रोग्राम को रन कर पाते हैं प्रॉपरली, आपके अकॉर्डिंग प्रोग्राम आपको शो हो पाता है। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि सोर्स कोड इज वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एज इट ओरिजिनल रिटन बाय टाइप्ड इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। कंटिन्यू करते हैं। अ कंपाइलर इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, कंपाइलर क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करवाता है। दी ऑब्जेक्ट कोड इज यूजुअली अ मशीन कोड। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, आपका मशीन कोड होता है। केवल मशीन ही इस लैंग्वेज को समझ सकता है। ऑल्सो को कॉल है मशीन लैंग्वेज, और यह मशीन लैंग्वेज भी कहा जा सकता है। विच कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ CPU, जो केवल एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ CPU ही उस भाषा को समझ सकता है। एक ह्यूमन की रीडेबल वो भाषा नहीं होती। तो आपको समझ में आया होगा हमारा सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिंपल सा था। जो हम देखते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो क्या कहलाएगा, हमारा सोर्स कोड, और जो मशीन के समझने वाला लैंग्वेज होगा वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल लैंग्वेजेस के बारे में सोचा, कुछ और भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ हम प्रोग्राम्स बनाने के लिए करते हैं। हेयर वी विल डिस्कस हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिटेल एज फॉलो इन द ब्रीफ। ब्रीफ में हम इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक आपकी एक लैंग्वेज है, फोटोन आपकी एक लैंग्वेज है, कोबोल एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसी तरह जो आपका ये सिलेबस है जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे वो हमारी पाइथन आ गई। ये सभी क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंडर में आ जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक की। दिस हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1964 एंड डेवलप्ड बाय जे कैमनी एंड टी क्रूज। जो ये बेसिक थी, ये आपकी स्टार्टिंग की क्या थी, सबसे पहले 1964 में डेवलप की गई थी, और इन्हें कैनमी एंड टी क्रूज ने क्या किया था, डेवलप किया था। यह क्या है, एक विजुअल बेसिक, इट इज़ एन सेंटर ऑफ विजुअल बेसिक। यह क्या है, आपकी विजुअल बेसिक है ना, उसकी आई हुई है ना, जो आपकी पहले एक लैंग्वेज होती थी विजुअल बेसिक, उसके लिए आई हुई थी और इसी का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इसका यूज़ जैसे आपके एजुकेशनल फील्ड हो गया, या इंटरैक्टिव आप अपना कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, या फिर सिंपल सिंटैक्स यूज़ करते हुए इसको आप क्या कर सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे, इसके थ्रू आप प्रोग्राम बना सकते थे। इसमें कुछ जो स्ट्रक्चर बनाते थे उसका जो डेटा था वो थोड़ा लिमिटेड था, ज़्यादा नहीं लिख पाते थे आप। एरेज स्टार्टेड विथ इंडेक्स 1, इसके जो एरे स्टार्ट होते थे वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होते थे। ये पहले हम यूज़ में लिया करते थे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड की। सेकंड आती है हमारी फोटोन। फोटोन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1954-57 बाय जे बक्स। ठीक है, ये जो आपकी फोटोन थी ये आपकी 1954 से 57 में जे बक्स ने क्या करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी। और दिस डज न्यूमेरिक कंप्यूटिंग, यह न्यूमेरिक कंप्यूटिंग करता था। और यानी बहुत से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी हो, कोई किसी तरीके की प्रोग्रामिंग करनी हो, उसके लिए आप फोटोन का यूज़ करते थे। इसमें क्या होता था, कुछ इसकी स्पेशलाइज्ड थी, जैसे पैरामीटर्स पास बाय वैल्यू। इसमें जो वैल्यूज़ दी जाती थी उनमें पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता था। स्टैटिक एलोकेशन, यानी आप किसी भी मेमोरी के लिए एक फिक्स मेमोरी एलोकेशन कर सकते थे फोटोन के थ्रू। आपके CPU में कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होता है ना, उसके लिए आप एलोकेशन दे सकते थे फिक्स। और काफ़ी अच्छी अलग से बहुत ही अच्छे प्रोग्राम आप इस फोटोन लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकते थे, क्रिएट कर सकते थे। एक ग्लोबल इन्वायरमेंट के माध्यम से मॉडल के बीच में डेटा शेयर करना हो अगर आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट में, तो इसमें डेटा शेयर करना भी क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल होता था। आज भी इसका एग्जिस्टेंस है। मोस्टली साइंटिस्ट या एकेडमिक सर्कल्स में इसका क्या किया जाता है, अभी भी फोटोन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। हाँ, हम तो पाइथन पढ़ेंगे बट आपको थोड़ा सा फोटोन और इनके बारे में भी डिटेल्स पता होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा
नेक्स्ट आती है हमारी कोबोल। कोबोल भी एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। ठीक है, जो कोबोल आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी ये 1960 में यूज़ की गई थी। दिस डज बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। यह मोस्टली बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग का जहाँ पे यूज़ होता था ना, तो वहाँ पे इस कोबोल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, यानी जहाँ पे बिजनेस रिलेटेड डेटा प्रोसेसिंग का बहुत ही ज़्यादा वर्क किया जाता था ना, उसमें आपका कोबोल लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते थे ना। दिस फोकसेस ऑन मूविंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा रेदर देन ऑन हैवी कंप्यूटेशन एंड स्टिल इन एग्जिस्टेंस टुडे मोस्टली इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि यह बहुत ही ज़्यादा अगर लार्ज अमाउंट पे हैवी लार्ज आपको कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क है ना, तो आप इस कोबोल लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। और अभी भी एट प्रेजेंट बहुत से बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे कोबोल का ही यूज़ किया जाता है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स हमारे क्या हो सके, क्रिएट किया जा सके। मोस्टली बिजनेस एनवायरनमेंट में इसका अभी भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट पे अगर आपका कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन रिलेटेड वर्क है तो वो आप इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल हो सकता था। कुछ इसकी स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि इसके जो रिकॉर्ड्स होते थे वो काफ़ी अच्छे मेंटेन किए जा सकते थे। इसमें जैसे फाइल्स होती थी, मैक्रोज होते थे, कमेंट्स का आप यूज़ कर सकते थे, और कई तरीके की जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस होती थी उसका भी हम कोबोल में हमारा यूज़ किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी। द सी प्रोग्रामिंग इज ए स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बेल लैबोरेटरीज इन 1972 बाय डेनिस रिची। ठीक है, जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई थी, और कब करी गई थी, 1972 में की गई थी बेल लैबोरेटरीज में। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड यानी किसी भी तरीके का आप स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आपका सी लैंग्वेज इसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बेल लैबोरेटरीज इंपॉर्टेंट होता है, कई जगह पूछा जा सकता है, और 1972 और सी को किसने डेवलप करा है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बट अभी तो अपने पाइथन है, बट इन्हें याद तो करना ही है ना। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फीचर्स वर ड्राइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज सॉरी 2 बार टाइप हो गया ना, कॉल्ड बी, है ना। बी सी जो आई है आपकी लैंग्वेज, वो बी से के बाद इसका डेवलप हुआ है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL के थ्रू बाद इसका डेवलप हुआ है। तो आप समझ ही गए कि आपकी जो बी आई थी उसके बाद आपकी ठीक है, सी के जो भी आपके प्रोग्राम्स होते थे, जो भी फीचर्स होते थे, जो भी आपके जिस प्रोग्राम सी में आप जिन जिन फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं, जिन जिन टेक्स्ट का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, जिन फंक्शंस का यूज़ करते हैं, वो सारे किसके थ्रू आए हुए हैं, आपके बी के थ्रू आए हुए हैं। जो बी आपकी लैंग्वेज थी उसके बाद उसके से ही इम्प्लीमेंट होके उससे डिटेल्स लेके आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप हुआ था। कंटिन्यू करते हैं। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्टली सी लैंग्वेजेस का यूज़ हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरह के इम्प्लीमेंटेशन करने हो ना आपको, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सी लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे। ठीक है, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके थ्रू बनाया गया था, हमारा सी लैंग्वेजेस के थ्रू ही बनाया गया था। आप जानते हैं यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में ही आता है। इन 1978 डेनिस रिची एंड ब्रेन कर्निंघम और पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कॉमनली नोन एज अ K&R-C। ठीक है, 1978 में डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंघम ने द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट एडिशन क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और जिसे आमतौर पर K&R-C के नाम से भी जाना जाता था। यानी सबसे पहले 1978 में इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट एडिशन इसका वहाँ पे लॉन्च किया था। इन 1983 द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ANSI established a committee to provide a modern comparative definitions of C
The resulting definitions, the ANSI standard or ANSI C, was completed late 1988. 1983 में, है ना, 1983 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान है, जो कि आपके ये सी पे रिलेटेड या बहुत से SIT बेस्ड आपके जो भी वो करवाते हैं ना, डेवलप करवाते हैं या फिर जो साइन करते हैं, ऑथोराइज्ड कंपनी है ना, वो आपकी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। उसने क्या करा था, सी के लिए एक बहुत ही मॉडर्न एक प्रॉपर डेफिनेशंस को प्रोवाइड करवाया था 1983 में। सी लैंग्वेज के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशंस का वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था दुनिया को, ठीक है। द रिजल्टिंग डेफिनेशन द आंसी, और परिणामी परिभाषा आंसी मानक या आंसी सी 1988 के अंत में पूरा हुआ था। और जो भी आपके एक प्रॉपर डेफिनेशन रिजल्टिंग निकला है सम डेफिनेशन का, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके थ्रू 1988 में एक प्रॉपर आंसी सी इनका कंप्लीट हुआ था। इसके स्टैंडर्ड्स भी 1988 में वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे। लास्ट आती है हमारे पाइथन के बारे में भी हम थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, क्योंकि पाइथन के बारे में हमारी नेक्स्ट बहुत ही अच्छी क्लासेस चलेगी, तो हम वहाँ पे इनको कंप्लीट करेंगे। अभी हम थोड़े से पाइथन के बारे में डिटेल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन क्या होती है, पाइथन पे जाने से पहले एक बार मैं सी की कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना, उसके फीचर्स बताऊँ। जैसे कि मान लीजिए सी बहुत ही अच्छी रियल पोर्टेबिलिटी थी उसमें, बहुत अच्छा इजी तरीके से इस पर वर्क किया जा सकता है। फ्लैक्सिबिलिटी थी इसमें, इंटरैक्टिविटी थी, मॉड्यूलरिटी थी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस रहता था सी के थ्रू जो भी हम प्रोग्राम बनाते थे। तो बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्रामिंग रही है सी के साथ भी। और अभी हमारे सिलेबस में बट पाइथन है, तो हम पाइथन ही डिस्कस करेंगे, सी के बारे में डिस्कस करेंगे अगर आएगा तो, ठीक है। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन हमारी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरप्रेटेड और प्रोग्रामिंग करने के लिए हम पाइथन का आज एट प्रेजेंट यूज़ करते हैं। एट प्रेजेंट और पहले भी प्रोग्राम्स के लिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं। क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसूम है ये, यहाँ पे ना पोसुम नहीं है, आर होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी, है ना। इसको आर करना है, ठीक है। ग्यूडो वैन रोसूम एंड ऑफिशियली रिलीज्ड ऑन February 20, 1991, ठीक है। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था, और कब करा था, February 1991 में करा था, 20 फरवरी को, है ना। तो इस बार हो सकता है पाइथन अगर आपके सिलेबस में हो तो ये क्वेश्चन आ जाए कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करा था और कब इसको इंट्रोड्यूस कराया था, है ना। तो पाइथन तो हमारी स्टार्ट होगी ही है। पाइथन वॉज कंसीव्ड इन द लेट 1980s एज सक्सेसर ऑफ द ABC लैंग्वेज। जो हमारी ABC भाषा थी ना, ABC लैंग्वेज थी, उसके ही एक चाइल्ड के रूप में हमारी पाइथन 1980 के जो सेंचुरी थी उसमें इसके बारे में सोचा गया था। जो हमारी ABC लैंग्वेज थी ना, उसी के बाद इसके बारे में हमारा सोचा गया था पाइथन को इंट्रोड्यूस करने के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते पाइथन 2.0 रिलीज 2000। जो आपका पाइथन का 2.0 वर्जन था वो आपका 2000 में रिलीज़ किया गया था। और आज हम किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स के लिए पाइथन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आप जो मेरी आगे की वीडियोस में देखेंगे वो भी हम पाइथन के बेस्ड ही देखेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि हमने किन किन एडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में समझा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन, ठीक है। प्रोग्रामिंग हम अगर सीख रहे हैं, है ना, तो मैं बोलना चाहूँगी कि अभी हम केवल थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सब सेशन अभी हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट थ्योरी पर अभी आप फोकस करें, और जब भी हमारा प्रैक्टिकल होगा तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। धीरे धीरे हमारा सब भी क्लासेस आपको यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वंस अगेन।